हाय गाइस। आज का लेक्चर वो बेस्ट रहेगा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स पे। अगर आपको स्केलर और वेक्टर की कुछ भी जानकारी हो या फिर उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज पता है तो इस लेक्चर देखने का बेनिफिट होगा। चलो बिना टाइम पास किए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई भी टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट डॉट प्रोडक्ट कितना होगा वो देखो। तो मैं देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर थीटा परपेंडिकुलर कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। मतलब ये एक तो आई कैप ये होगा और जे कैप ये, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये तो परपेंडिकुलर, इसका मतलब टू वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है उसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर कोस 9 थीटा अगर मैं 90 करूं, थीटा इज इक्वल टू 90, तो ए डॉट बी हमारा कितना आएगा? 0। तो ए और बी को हम तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यहां से करो। ए कितना है 2 आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप। उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर कितना है 4i माइनस 2j और माइनस 2k कैप। और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। सो 2 इंटू 4 8 i2 i1, क्योंकि पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में प्लस या माइनस का फर्क हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर तो उसका 0। देखो i और j में मतलब प्लस 2i और माइनस 2j, इसका i और j के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो सेम सेम वाले और सेम वाले के साथ होगा। सो 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 6 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना है? 3। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, find the angle between the two vectors. मैग्नीट्यूड कितना है हमारा? 3 एंड 4। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर ए लिख सकते हैं इसको 3, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर इसको बी लिख सकते हैं। ये कितना है? 4। और डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट किसके बीच में? ए और बी के बीच में हमें स्केलर प्रोडक्ट कितना दिया है? 6। तो हमें एंगल बताना है इनके बीच में। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ बी कोस थीटा या फिर ए बी कोस थीटा। तो ए डॉट बी में कितना दिया है? 6। ए बी कितना है? 3 इंटू 4 और कोस थीटा। क्यों? थीटा तो हमें फाइंड करना है। तो 6 अपॉन 12 तो 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू कितना? कोस इनवर्स 1/2। ये वैल्यू कितनी होती है थीटा की? 60 डिग्री की। So next question number 3. A body is constrained to move along z-axis of a coordinate system is subject to constant force. तो मैं जो गिवन अब पहले वो लिख लेता हूं मैं। हमें फोर्स कितना दिया हुआ है? माइनस आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। कोई बॉडी है वो जेड एक्सिस के अलोंग चल रही है। न्यूटन वेयर आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। Calculate the work done by the force is displacing the body through a distance of 4 मीटर along the z axis. तो बॉडी है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? z एक्सिस में। और कितने डिस्टेंस तक? 4 मीटर तक। इसका मतलब s है हमारा, वो कितना है? 4 मीटर। तो s वेक्टर कैसे लिखेंगे हम? s वेक्टर लिखेंगे हम 4 और कौन से डायरेक्शन में? z एक्सिस में। तो z एक्सिस के रेस्पेक्टिव में यूनिट वेक्टर क्या दिया है? k के। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। सो एफ डॉट एस, दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट तो हमें स्केलर मिलता है। तो एफ कितना है? माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस 3k कैप डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर मतलब 4k कैप। देखो आई के साथ आई का k के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो 0 होगा। मतलब सेम वाला रहेगा वरना कैंसिल हो जाएगा। तो 12 जूल। तो वर्क डन इज इक्वल टू 12 जूल। 12 जूल कैसे? 3 इंटू 4। क्यों? के वाले का के वाले के साथ ही। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 vectors A, B and C are such that A vector is equal to B vector plus C vector and their magnitudes are किसके magnitude A, B और C के 5, 4 and 3 respectively. Find the angle between A and C. में A and C के बीच में एंगल फाइंड करना है. ये क्या है? A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर. और क्या दिया मैं? एक तो A की वैल्यू दी है मैं 5, B की वैल्यू दी है मैं 4 और C की वैल्यू कितने दिए मैं 3. तो हमें एंगल किसके बीच में फाइंड करना है? ए और सी के बीच में. तो ए और सी को अलग ले लीजिए और बी को एक साइड. तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी. अब इनका सेल्फ प्रोडक्ट और कर दीजिए. तो ए डॉट सी, ए माइनस सी डॉट ए डॉट सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी डॉट बी. ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें मैग्नीट्यूड मिले और मैग्नीट्यूड मिलने से हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दिया और फिर इसके बीच में एंगल हम फाइंड कर लेंगे. तो इसका और इसका सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे. तो ए डॉट ए कितना, चलो कर देता हूं मैं. ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए और प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट बी. अब बताओ ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस. अब देखो वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. मतलब ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए, दोनों एक ही चीज है. तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 2 ए डॉट सी प्लस सी डॉट सी का सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को. माइनस 2 ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं हम? ए सी कॉस थीटा. क्यों? हमें तो एंगल चाहिए और एंगल ए डॉट सी. तो ए डॉट बी हमारा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. तो ए डॉट सी कितना होगा? ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस. ए की वैल्यू कितनी है? 5. तो 25 माइनस 2. ए की वैल्यू कितनी? 5 और सी की वैल्यू कितनी? 3 एंड कॉस थीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी? 3 तो 9, बी की वैल्यू 4 तो 16. सो कितना है ये? 25 और 9 34 और इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 18 बचेगा. माइनस का 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 18. तो माइनस से माइनस कैंसिल. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 अपॉन 30. कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा मेरा 3/5. 3/5. तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5. अब आपको मैंने बताया था शायद फर्स्ट लेक्चर के वेक्टर में ही, पिछले लेक्चर में ही, कि अगर ये एंगल थीटा है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये तो साइड अपने आप 5 आएगी. अगर एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल है 3 और 4 के कंपैरिजन में, इसके 3 और 4 के कंपैरिजन में, तो tan थीटा इसका कितना होगा बताओ? तो थीटा होगा इसका 37 डिग्री, वो भी किसमें? tan में. और एक एंगल और है अपना. अगर एंगल के सामने वाली साइड है वो 3 और 4 के कंपैरिजन में 4 बड़ी है और 3 स्मॉल है, तो ये 5. तो अगर एंगल के सामने वाली साइड अगर बड़ी है तो इसका भी एंगल कितना होगा? बड़ा होगा. तो 53 डिग्री. अब बताओ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 है. कितना है? 3/5. तो 3/5 किस में आता है? अब देखो इसमें कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5. ये तो नहीं है. अब इसमें कॉस थीटा कैलकुलेट करो. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 है. तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 53 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री. ओके गाइज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 5. इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. अब बताओ आप, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स है वो सेम ऑर्डर में हो तो उसका रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में देगी, वो भी थर्ड साइड. तो ये क्या है? हमारी अपोजिट ऑर्डर में है वो. ये मान लेता हूं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है.
तो ये वेक्टर आर है वो में रिजल्टेंट देगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं इसका मोड लूं, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ये ए और बी का क्या है रिजल्टेंट, तो ये और ये क्या है ए और माइनस बी का रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। तो इसका ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बताओ दोनों साइड से स्क्वायर हटा दूं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं, वरना ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी तो कैंसिल ही हो रहे थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई मेरे जैसा गरीब भी है उसके लिए भी समझाना पड़ता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab को मैं इस माइनस 2ab को इस साइड लेके आऊं, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर ले आऊं, तो ये होगा 4ab cos थीटा। 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ 4 क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा। ab क्या 0 के इक्वल होगा, अगर वेक्टर ही नहीं है तो उसके बीच में एंगल कैसा, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, कितने डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये 0 के इक्वल होगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री रखूंगा मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी करेगी तब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 90 डिग्री। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। If vector p and q are have magnitude 5, 12 and 13 units, p plus q is equal to r, then find angle between q and r। ये देखो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ये फोर्थ नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 वेक्टर एबीसी एंड आर सच दैट एबीसी ये है और इसके मैग्नीट्यूड ये, तो फाइंड करना है एंगल ए और सी के बीच में। तो क्या ये 6 नंबर आप नहीं कर सकते, ये मैंने आपको होमवर्क देने के लिए किया है होमवर्क। ओके गाइस, सेम क्वेश्चन है ये, वहां एबीसी है यहाँ पी क्यू आर कर दिया बस। तो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एंगल विच द वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i0j plus 5 max with the x axis and y z axis। सॉल्यूशन, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 5i प्लस 0j प्लस 5k। इसका मतलब क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यही तो है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे केफ प्लस ए जेड के केफ। तो अब हमें एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई के साथ कितना, एक्सिस के साथ कितना और जेड एक्सिस के साथ कितना, ये वेक्टर है वो कितना कितना एंगल बना रहा है। तो मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूं, एक ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी ऐसे कर लेता हूं मैं ना, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। तो मान लेता हूं अगर कोई ये वेक्टर है, जो ये वेक्टर है, मान लेता हूं कोई वेक्टर ए ये है। ओके गाइस, जो एक्स एक्सिस के साथ मान एक बार मान रहा हूं मैं, जो अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री का, और जेड एक्सिस के साथ गामा का, ये मान के चल रहा हूं मैं। क्या चल रहा हूं मैं, मान के चल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो क्या आप पता नहीं कर सकते कोस इस ए का एक कंपोनेंट एक्सिस पे कितना आएगा, बताओ। इस ए एक्स, इसमें ए एक्स है, ये ए वाई है और ये ए जेड है, मतलब आई कैप में मैग्नीट्यूड कितना है ए एक्स, और वाई एक्सिस में कितना है मैग्नीट्यूड ए वाई, और जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड कितना है ए जेड, और डायरेक्शन तो आई कैप जे कैप और के कैप है ही। देखो तो ए एक्स इज इक्वल टू एक कंपोनेंट
ए एक्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना आएगा, ए कोस अल्फा, ए कोस अल्फा। सो कोस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं निकाला क्या मैंने अभी। सो मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, सो 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 5√2। तो कितना आएगा ये 5√2। सो 5√2, तो 5 से 5 टू कैंसिल, तो अल्फा कितना है हमारा 1/√2, इसका मतलब 40 डिग्री। ये वेक्टर है वो अल्फा एक्सिस के साथ वेक्टर ए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तो हमें 3D में दिख रहा है, देखो ऐसा लग रहा है मतलब 90 से भी बड़ा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस है कौन सी, जो आपकी साइड आ रही है, मतलब जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जिस स्क्रीन से बाहर निकलती हुई है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है, तीनों है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो क्या ए वाई नहीं निकाल सकते आप, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। ए वाई की वैल्यू कितनी है, ओह 0। सो कॉस बीटा 0, तो मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब वाई एक्सिस के साथ वेक्टर ए है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। ए जेड कितना है 5, तो कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड कितना 5 अपॉन ए कितना 5√2, तो गामा भी कितना होगा हमारा 45 डिग्री। मतलब जेड एक्सिस भी वेक्टर ए के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर and a square plus b square is equals to c square, then prove that a and b are perpendicular to each other। तो हमें क्या प्रूव करना है, और ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है क्या, हमें ये प्रूव करना है। देखो हमें दिया क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो हमें ए एंड बी, अच्छा ए और बी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो ए और बी एक साइड रखना है। इसका सेल्फ प्रोडक्ट लूंगा मैं, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं ना, और सी डॉट सी, दोनों साइड क्या कर रहा हूं स्क्वायर। तो ए से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए से बी के साथ और बी से ए के साथ, तो 2 + 2a भी कर रख सकता हूं मैं ना, ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे को आप, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये आएगा, मतलब इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो यही तो आएगा। समझ तो गए होंगे ना, कब पूरा बताऊं ये, चलो आप समझ गए होंगे, पिछली बारी भी बताया था मैंने। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या दिया, सी स्क्वायर। सो 2a डॉट बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर निपट गया। तो 2a डॉट बी, ए डॉट बी क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी कॉस थीटा, क्यों एंगल निकालना है हमें, परपेंडिकुलर है कि नहीं। 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ 2 क्या 0 के इक्वल है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0, ए बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कोस थीटा 0 हो सकता है अगर इफ थीटा 90 हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, तब 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब ए और बी के बीच में तभी परपेंडिकुलर होगा वो, जब थीटा 90 डिग्री हो। हमें ये तो प्रूव करना था कि थीटा, ये तो हमें पहले से दिए हैं, प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने तो प्रूफ किया है, थीटा को 90 लेके आने का मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9. Calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors। अब पता है ना आपको पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
ये किसका है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? और ये ए क्रॉस बी क्यों? आपको ये थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट पता चलेगा कि ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्यों होता है। अब वैसे एरिया ऑफ अगर ट्राइंगल का पूछूं तो हाफ है, और ये चीज सेम एक मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा फिर? ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। क्यों हाफ? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पूरे का ए क्रॉस बी, तो दोनों का अगर हाफ हाफ करेंगे तो हाफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मोड देखो ए क्रॉस बी कितना होता है हमारा? ए बी साइन थीटा एन के। अगर मैं इसका मोड लूंगा ए क्रॉस बी, तो ये हमारा कितना होगा? ए बी साइन थीटा। किसके इक्वल होगा ये तो एक बार आपको बता रहा हूं मैं तो, लेकिन ए और बी दिया, मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालो पहले। देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? आई कैप, डिटरमिनेंट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। के कैप, आई कैप में कितना है? 3 में 3 4 एंड 0, -3 7 एंड 0। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आई कैप, ये कितना आएगा? 0 और 0 0, और माइनस जे कैप, ये भी 0 होना चाहिए फिर तो, 0 और 0, और प्लस के कैप, के कैप में कितना होगा? देखो 21 माइनस माइनस प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ए क्रॉस, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो 33 के कैप। और इसका मोड कितना होगा ए क्रॉस बी का? √33 का स्क्वायर, इसका मतलब 33। और एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। जो भी में मीटर वगैरह जो भी दिया होगा उसमें हो जाएगी स्क्वायर। डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हमें वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो इनके परपेंडिकुलर हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब बताओ ए क्रॉस बी कितना होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो इस ए और बी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे? लेट से वेक्टर ए ये है और लेट से वेक्टर बी ये है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है। देखो ए क्रॉस बी, एन कैप की हम डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। देखो अगर ए की साइड में हम अपनी फिंगर को करेंगे और बी के साइड में घुमाएंगे, तो जो थंब हमारी डायरेक्शन देगा वो कौन सी होगी? वो थंब की डायरेक्शन होगी हमारी कौन सी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब स्क्रीन से बाहर आती हुई। इसका मतलब ये मैं इस साइड तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ ये दिखा रहा हूं, मतलब ए के साथ भी 90 डिग्री का एंगल है और बी के साथ भी 90 डिग्री का एंगल है। ओके गाइस, ये है एन कैप की डायरेक्शन। तो ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ये है ए क्रॉस बी, पिछले क्वेश्चन में बताया, मैंने तभी बताया था ये। इसको लिख सकता हूं मैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये एन के। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, वो भी इसके किसके परपेंडिकुलर हो? दोनों वेक्टर्स के, ए और बी के। तो हम कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैफ जे कैफ के कैफ। डिटरमिनेंट फॉर्म आपको नहीं पता तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो ए के कैफ इज इक्वल टू 2 1 एंड 1, और 1 -1 और 2। तो देखो निकालो क्या होगा इसका? ए क्रॉस बी का आई कैफ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका 2, और ये फिर माइनस में ये, तो 2 माइनस और माइनस प्लस 1, माइनस का जे कैफ 4 -1 4 -1, और प्लस का के कैफ कितना होगा? -2 और -1, सो -2 और -1, सो 3i और -3j और -3 के कैफ।
कितना आएगा? 3i माइनस 3j माइनस 3k। अगर इसका मैं मोड निकालूंगा, क्या निकालूंगा? मोड। सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, अगर रूट से बाहर लेके आऊं तो 9 का कितना होगा रूट? स्क्वायर रूट 3। तो बचेगा कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। सो 3 रूट 3। तो हमारा ए क्रॉस बी कितना है? 3 रूट 3। सो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कितना था हमारा? 3i माइनस 3j माइनस 3k कैप अपॉन ए क्रॉस बी का मोड 3 रूट 3। देखो 3 से सभी से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन रूट 3 मैं कॉमन ले सकता हूं। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अगर आपको ये पता चल जाए ये एन कैप है हमारा, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या हम परपेंडिकुलर के देख सकते हैं? देखो ए वेक्टर में ए वेक्टर बताओ, मैं देखता हूं। 2i प्लस जे प्लस के। ए वेक्टर कितना है हमारा? 2i प्लस जे प्लस के कैप। क्या है? प्लस के कैप। ये देखो अगर दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या दिया है? ये है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए डॉट एन कैप करके देखूं, क्या ये मेरा 0 के इक्वल होगा? पहले देख लेते हैं, तब तो परपेंडिकुलर होगा, वरना परपेंडिकुलर नहीं होगा। सो ए कितना है? 2i प्लस जे प्लस के कैप। ये जस्ट चेकिंग के लिए, अपना क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, ये तो आंसर आ गया अपना। लेकिन जस्ट चेक कर रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। और 1 अपॉन रूट 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सेम सेम वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 और माइनस 1 बाई रूट 3। क्या 0 के इक्वल नहीं है? ए वेक्टर डॉट एन कैप ये क्या 0 के इक्वल नहीं है? एक तो ये यूनिट वेक्टर और ये जो वेक्टर ए है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वैसे बी भी देख लेना। ओके गाइस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ 7। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड हमें 7 दिया है, विच इज पर लेंथ हमें मैग्नीट्यूड तो बता रहा है, मतलब लेंथ 7, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर है, और एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है हमें जिसकी हमें मैग्नीट्यूड दिया 7। तो पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको 7 दे दिया तो इससे गड़बड़ होना है, हो जाए आपके माइंड में, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया है। लेंथ कितनी है? 7। तो वेक्टर ए हमारा दिए ये, वेक्टर बी हमारा दिए ये, तो एन कैप हमें क्या निकालना है? पहले एक तो परपेंडिकुलर में, क्योंकि कोई भी वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। हमें वो वेक्टर निकालना है हमें जो इन दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो एन कैप निकालूंगा पहले मैं, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना होगा हमारा? देखो ए क्रॉस बी इस साइड निकाल लेता हूं। तो आई कैप जे कैप के कैप। सो 2 माइनस 3 एंड 6 1 1 एंड माइनस 1। तो इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। देखो आई कैप तो प्लस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस 3 आई कैप, माइनस का जे तो माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 जे। और के कैप कैसे हुआ? 2 प्लस 3, मतलब प्लस का 5 के कैप। ये क्या 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 आ गया हमारा? ए क्रॉस बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड लूंगा मैं, ये क्या आएगा मेरा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये आएगा हमारा 9 प्लस 64 प्लस 25। तो ये कितना होगा? ये होगा हमारा 98। और 98 तो 9 पॉइंट कुछ कुछ होगा। 98 को मैं लिख सकता हूं 49 इंटू 2। इसका मतलब ये क्या है? 49 इंटू 2, तो 49 का 7, तो 7 रूट 2 नहीं लिख सकता क्या? ओके गाइस, अब देखो ये हमारी आ गई एन कैप। नहीं, एन कैप तो अभी आया नहीं, देखेंगे क्या है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना है? माइनस 3i प्लस 8j प्लस 5k कैप अपॉन 7 रूट 2। ये है हमारा एन कैप।
अब हमें वो वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 7 है और ये इसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब हम वेक्टर मान लेता हूं वो एक्स वेक्टर है। क्या वेक्टर है? एक्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो मैग्नीट्यूड 7 है, इसके डायरेक्शन कितनी दी हमें? 3i प्लस 8j प्लस 7k 5k सो 5k अपॉन 7 रूट 2। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले रहा हूं। सो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 3i प्लस 8j और प्लस 6 प्लस 5k। आप देख लेना ये वो वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। ओके गाइस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए क्रॉस बी का स्क्वायर हमें दिया है और ये प्रॉपर्टी आप याद रखना है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आप ये प्रॉपर्टी क्या रखोगे याद? ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये आगे क्वेश्चनों में आपको बड़ी ही हेल्प करेगी। आगे एक क्वेश्चन भी आएगा शायद इसका, तो देखते हैं। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट। पहले लेते हैं एलएचएस से, फिर ये देखते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, एन कैप का स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर तो एक ही बात है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें डॉट प्रोडक्ट भी लेके आना है, तो साइन ही थीटा से तो डॉट प्रोडक्ट आएगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक ही बात है, ऐसे लिख दो, ये ऊपर वाला लिख दो। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। ए बी हमारा क्या है? ए डॉट बी, तो ए बी का होल स्क्वायर। ओके गाइस, ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ए डॉट बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8। इसका मैग्नीट्यूड 8। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पिछली वाली प्रॉपर्टी भी लगाओ, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर करो या सीधे का स्क्वायर करो, आएगी वैल्यू पॉजिटिव, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? ए डॉट बी। तो ए स्क्वायर बी, ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना होगा? 64। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर कितना? 4, बी स्क्वायर कितना? 25 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 माइनस 100 कितना होगा? माइनस 36 और माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। सो माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर से 6, तो ए डॉट बी कितना होगा? 6। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 6। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी एंड ये है वेक्टर सी। मान लेता हूं मैं ये एंगल थीटा है। ये लेंथ कितनी हुई बताओ? यहां से ये लेंथ कितनी हुई? बी ए। और ये लेंथ कितनी हुई? बी सी। हुई कि नहीं हुई बताओ? और बी ए को हम कैसे फाइंड करेंगे? बी ए को बी माइनस ए। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान के चलता हूं, अब हमें क्यों करना है? क्योंकि मैं ए क्रॉस बी ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया निकालने का। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर। इन वेक्टर से हमें एक
ट्रायंगल फॉर्म करे जिसका एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ए को इसलिए मैंने मान लिया, बी को इसको मान लिया। आप यहां से भी कर सकते हो, ए बी और ए सी से भी, और बी सी और बी ए भी कर सकते हो, और सी बी और सी ए भी से भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो ए बी मतलब बी ए मतलब ए माइनस बी, क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल। सो ए माइनस बी कितना होगा यहाँ, 1 माइनस का 4 तो -3i, और माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का प्लस का 2j, क्यों माइनस करना है ना, और माइनस का 3 और माइनस माइनस का 4k कैफ। और क्या निकाला मैं, BC। सो BC इज इक्वल टू C माइनस बी। सो C माइनस बी करो तो 3 माइनस का 4 माइनस का i कैफ, माइनस का j और प्लस का 3 मतलब प्लस 2j कैफ, प्लस का 2k माइनस का k मतलब प्लस k कैफ। दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। वेक्टर A और B को मैंने क्या माना है, BA और BC। आपको यकीन के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं BA और यहां लिख दे रहा हूं BC। तो A क्रॉस B फाइंड करिए अब। A क्रॉस B कितना होगा हमारा, I कैप, J कैप एंड K कैप। I कैप कितना, माइनस का 3, 2 माइनस का 4, और B कितना है, माइनस का 1, 2 और 1। सो I कैप देखो 2 और माइनस माइनस प्लस 8, 2 प्लस 8 10, सो 10i, माइनस का j, माइनस का 3 और माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया, क्यों, माइनस माइनस प्लस, माइनस का j है और इसमें भी -3 और -4 -7 तो +7j, और k कैप कितना, माइनस का 6 और प्लस का 2 तो कितना हुआ, माइनस का 4k कैप। सो माइनस का 4k कैप। ए क्रॉस बी आ गया। अब मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, सो 100 प्लस 49 प्लस 16 तो ये हो गया 165। कितना हो गया, 165। तो इसका होगा लगभग 12.8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी। तो 12.8 अपॉन 2 इसका मतलब 6.4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा एरिया कितना आया, 6.4 स्क्वायर यूनिट्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A bird is a point P whose coordinates are 4 meter, -1 meter, 5 meter. The birds observe 2 points P1 and P2 having coordinates -1 meter, 2 meter, 0 meter and P2 के ये हैं respectively. At time t is equals to 0, it starts flying in a plane of 3 position. 3 position दिए में P1 P और P1 P2 with a constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन P1 P2। और वो उस डायरेक्शन से, कहां से, P से स्टार्ट कर रहा है और उस डायरेक्शन में जहां से P है वो परपेंडिकुलर डाले किस पे, P1 और P2 एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद में इट सेल्स टिल इट सीज, वो देखता है P1 एंड P2 कोलिनियर, क्या P1 और P2 कोलिनियर है, उस समय हमें टाइम निकालना है। तो इसका पहले एक मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आए तो देखना। ये है पॉइंट P और ये मान लेता हूं मैं P1 और ये मान लेता हूं मैं कहीं P2। ये है P1 मान लेता हूं मैं और ये है P2, ये एक स्ट्रेट लाइन P1 और P2। अब देखो ये बर्ड यहां से चला और उस साइड में चला कि वो P1 और P2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल सके। कहां देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हुई, ये मानो मैं कहीं ये लगभग 90 डिग्री है, ध्यान रखना ठीक है ना, कि ये क्या है 90 डिग्री। ओके गाइस, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं M है।
तो हम पी से एम तक जाने की स्पीड तो पता है 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं पी से एम की डिस्टेंस निकालूं तो मेरा टाइम आ जाएगा। क्यों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूं तो देखो, एक तो इस पी वन और पी वन का एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, पी वन और पी टू में, और दूसरा कंपोनेंट, क्यों, ये भी परपेंडिकुलर है, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहेगा जो पीएम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? पीएम के इक्वल होगा। ये है हमारा पी वन साइन थीटा, और ये है पी वन कोस थीटा इज इक्वल टू पी वन पी टू। तो हमें ये चाहिए पी वन साइन थीटा। क्या चाहिए हमें? पी वन साइन थीटा। पी एम कितना होगा हमारा? देखो, पहली इक्वेशन क्या होगी हमारी? पी एम इज इक्वल टू पी वन साइन थीटा। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यही हम पी वन साइन थीटा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए पीएम की, हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो पी वन को हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो पी वन पी टू के लो और इस पी वन पी टू के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है वही तो हमारा पी वन पी टू के, जो भी परपेंडिकुलर है वही तो हमारा पीएम है। ओके गाइस, अब देखो आगे। अब हमें, अगर मैं पी वन कैलकुलेट करता हूं, इसके देखो कोऑर्डिनेट दिए हमें, कितना दिए है? पी के 4 -1 और 5, सो 4 -1 और 5, और P1 के कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया? -1 2 और 0, सो -1 2 और 0, और P2 के कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया? 1 1 और 4। तो P और P1 ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखो, P1 निकालू मैं पहले, कौन सा? P1, इसका मतलब P1 माइनस P, तो P1 माइनस P कितना होगा मेरा? P1 माइनस का P कितना होगा? देखो बताओ। तो -1 माइनस का 4 माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 2 प्लस का 2, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 जे कैप, तो 0 -5 तो माइनस का 5 के कैप। ये क्या है हमारा? इसको अगर मैं वेक्टर ए मान लूं, ए बार मान रहा हूं ना, क्यों? P1 बार बार नहीं लिखना पड़े, ये मान रहा हूं मैं वेक्टर ए। अगर P1 P2, हम देखो P1 P2, सो P1 P2, अगर मैं इसको वेक्टर बी मानता हूं तो P1 P2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 1 माइनस माइनस प्लस 1, सो 2 आई कैप, तो 1 माइनस का 2 माइनस का जे कैप, तो 4 माइनस 0 प्लस का 4 के कैप, प्लस का 4 के कैप। ओके गाइस, अब देखो ये P1 साइन थीटा है, P1 साइन थीटा। अब ये देखो, ए कितना है हमारा? -5i प्लस 3j माइनस 5k, और बी कितना है हमारा? 2i माइनस जे प्लस 4k के। अब एक फॉर्मूला है हमारा, देखो, ए क्रॉस बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आता है हमारा ए बी साइन थीटा के इक्वल। कितना आता है? ए बी साइन थीटा के इक्वल। अब देखो ए कितना है हमारा? P1, देखो P1 क्रॉस P1 P2, आपको समझाने के लिए ये, और ये क्या है हमारा? P1, और ये कितना है? P1 P2, और ये कितना है? साइन थीटा। इसका मतलब क्या है? अब हमें निकालना क्या? P1 साइन थीटा। तो मैं P1 साइन थीटा को एक साइड रख दूं, P1 साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ P1 क्रॉस P1 P2 अपॉन, या तो P1 P2 लिख दो, या फिर मोड ऑफ P1 P2। तो आप कुछ भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर दो आप P1 P2 का मोड, या फिर वेक्टर बी का मोड। तो मैं क्या पहले क्या क्या करूं? पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, किसका? ए और बी का। तो इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहूंगा, तो ये होगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ बी, अपॉन मोड ऑफ बी। P1 P2 तो बी है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा हमारा? देखो आई के ए क्रॉस बी, चलो नीचे इस साइड निकाल देता हूं मैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए क्रॉस बी कितना है? ए की वैल्यू -5 3
माइनस का 5 और बी की वैल्यू 2 माइनस का 1 एंड 4। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? ए क्रॉस बी की बताओ। आई कैफ 12 और माइनस का 5 7 आई कैफ, माइनस का जे तो माइनस का 20 और प्लस का 10, माइनस का 20 और प्लस का 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 जे, प्लस का 10 जे। और के कैप कितना होगा? प्लस का 5 और माइनस का 6 तो माइनस के कैप, सो माइनस का के कैप। ए क्रॉस बी, और इसका अगर मैं मोड निकालूंगा तो ए क्रॉस बी का ये कितना आएगा मेरा? 49 प्लस 100 प्लस 1 तो 150, और 150 का मोड कितना होगा? 12.25 मीटर। जो भी मीटर में या फिर मीटर ही आएगा क्योंकि मीटर में हमें दिया है। और मोड ऑफ बी देखो कितना आएगा, एंड मोड ऑफ बी, और बी की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 और 4 है, तो 4 प्लस 1 प्लस 16 तो ये आएगा 21। तो 21 का कितना आएगा? 21 का आएगा 4.583 मीटर। सो ए साइन थीटा मतलब PP1 साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी तो हमें पता चल गया कितना है? 12.5। देखो ये वैल्यू ए क्रॉस बी की और मोड ऑफ बी की यहां वैल्यू रखो, तो 12.5 अपॉन 4.583 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी ये 2.67। 2.67 ये कितने है हमारा? PP1 साइन थीटा। चलो PP1 लिख देता हूं मैं यहाँ, PP1 साइन थीटा। और ये किसके इक्वल है? PM के। और अगर इसको मैं D के इक्वल कर दूं मतलब PM की, तो PM को क्या मैं करूं? D के इक्वल कर रहा हूं। तो देखो D इज इक्वल टू 2.67 आ गया, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। टाइम डिस्टेंस कितना? 2.67 और स्पीड कितनी है मेरी? 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? टाइम कितना लगेगा? 0.5346 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? बर्ड्स को P टू M तक जाने में उसको इतने सेकंड का टाइम लगेगा, और M तक पहुंचते ही उसको लगेगा कि भाई P1 और P2 क्या है? हमारा कोलिनियर। ओके गाइस, तो ये बस समझनी थी कि ये बात थी इस क्वेश्चन में कि हम इसको कैसे सोच पाएंगे कि ये कैसे निकालेंगे, है ना? तो ये PP1 साइन थीटा वो इस हिसाब से भी निकाला जा सकता है। ओके गाइस, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। If A cross B is equals to root 3AB, then the value of A plus B is। देखो A cross B is equals to कितना? root 3AB। A cross B, AB sin थीटा। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, A B sin थीटा। A cross B का मोड AB sin थीटा, मोड नहीं होता तो AB sin थीटा इनके इज इक्वल टू रूट 3AB cos थीटा। देखो AB से AB कैंसिल, sin थीटा अगर cos थीटा को sin थीटा के डिवाइड में लेके आऊंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो tan थीटा का रूट 3 तो थीटा कितना? 60 डिग्री। थीटा कितना आएगा हमारा? 60 डिग्री तो आएगा। और अगर A प्लस बी की मैं अगर वैल्यू निकालूं, इसकी मोड A प्लस बी की, तो मोड ऑफ A प्लस बी, सो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB एंड cos 60 डिग्री। ये कितना होगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और cos 60 डिग्री का मतलब हाफ। ये वैल्यू कितनी होगी? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। ओके गाइस, थैंक यू। आज का लेक्चर करते ही यही समाप्त।